नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। आज हम ज्योतिष के काफी पेचीदा और आकर्षक दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक सोर्स है, एक कह सकते हैं हालिया ज्योतिषीय संवाद। इसमें भविष्यवाणियों पर बात हुई है, खासतौर पे आने वाले साल 2026 को लेकर। हाँ, और साथ ही ज्योतिष को आत्मज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी में एक उपकरण की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बिल्कुल। तो हमारा काम है इस बातचीत का जो सार है उसे आप तक पहुंचाना, बिना ज्योतिष की वो जो जटिल शब्दावली है उसमें खोए बिना। जी, हम इसमें से मुख्य अवधारणाओं को, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को और उन अंतर्दृष्टियों को निकालेंगे जो शायद हमारे सोचने का नजरिया बदल सकती हैं। हाँ, और स्रोत वाकई काफी व्यापक है। इसमें वैश्विक घटनाओं से लेकर बहुत ही निजी स्तर के ज्योतिषीय प्रभावों तक की बात की गई है। अच्छा, तो ये समझना दिलचस्प होगा कि ये प्राचीन ज्ञान आज के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक हो सकता है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल जो स्रोत उठाता है कि क्या 2026 वाकई एक क्रूर राजा का साल होने वाला है। ये सुनने में थोड़ा सनसनीखेज लगता है ना, लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि 2025 के लिए की गई कुछ भविष्यवाणियां, जैसे युद्ध और कुछ घोटाले, वो दुर्भाग्य से सच साबित हुई हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत 2025 के आकलन से करते हैं। स्रोत में ज्योतिषी ने 2025 को मंगल यानी सेनापति का साल बताया था। अच्छा, मंगल का साल। जी, मंगल ग्रह ऊर्जा, एक्शन और हाँ, संघर्ष से जुड़ा है। और जैसा कि स्रोत में उल्लेख किया गया, इस साल हमने वैश्विक स्तर पर कई संघर्ष देखे भी। चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच वो कथित ऑपरेशन सिंदूर के अटकलें हों, या इजराइल ईरान का बढ़ता तनाव हो, या फिर यूक्रेन युद्ध का जारी रहना। हाँ, और सिर्फ युद्ध ही नहीं, मुझे याद है स्रोत ने 2025 को ट्रैप्स और स्कैम धोखे और घोटालों का साल भी बताया था। बिल्कुल। वोट चोरी जैसी बातों का भी जिक्र था उसमें। जी हाँ। और साल की रफ्तार, ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही निकल गया। क्या ज्योतिष में इसका भी कोई कारण बताया गया है? देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी एक गति होती है, अपनी ऊर्जा होती है। मंगल तेज गति और आवेग का ग्रह माना जाता है। अच्छा। तो उसके प्रभाव वाले साल में घटनाओं का तेजी से घटना और एक तरह की बेचैनी सी महसूस होना वो स्वाभाविक माना जा सकता है। यहीं पर मंडेन ज्योतिष का महत्व सामने आता है। मंडेन ज्योतिष ये क्या है? ये विश्व की घटनाओं और कह सकते हैं देशों के भविष्य से संबंधित ज्योतिष की शाखा है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? क्या ये देशों की कुंडलियों पर आधारित है? हाँ, कुछ ज्योतिषी देशों के स्थापना या महत्वपूर्ण तिथियों के आधार पर उनकी कुंडली बनाते भी हैं, लेकिन मुंडेन ज्योतिष मुख्य रूप से ग्रहों के बड़े गोचरों पर। गोचर? हाँ, उनकी राशि परिवर्तन और आपसी दृष्टियों पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के तौर पर? स्रोत उदाहरण देता है शनि ग्रह के मीन राशि में गोचर का। शनि का मीन में? जी। अब शनि जो कि न्याय, कर्मफल और सीमाओं का ग्रह है, जब वो मीन राशि में, जो जल तत्व की और थोड़ी अनिश्चितता वाली राशि है, उसमें प्रवेश करता है, तो वैश्विक समीकरणों में बदलाव देखे जा सकते हैं। अच्छा। स्रोत में खास तौर पर अमेरिका और भारत के बीच तनाव का जिक्र है, ये कहते हुए कि ऐतिहासिक रूप से जब शनि मीन में आया है, इन दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटास आई है। ये तो दिलचस्प है कि ग्रहों की स्थिति का असर इतने बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। और स्रोत में देश काल पात्र की बात भी थी। क्या आप उसे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। ये ज्योतिष का एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। असल में देश वो भौगोलिक स्थान जहां आप पैदा हुए। ठीक है। काल वो समय या युग जिसमें आपका जन्म हुआ, और पात्र वो परिवार, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जिनमें आप पले बढ़े। ज्योतिष मानता है कि किसी भी कुंडली का फलादेश जो भविष्यवाणी है, वो इन तीनों कारकों के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। यानी एक ही योग मान लीजिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण दिया गया था कि मान लीजिए किसी की कुंडली में अत्यधिक गरीबी का योग है। ठीक। अगर वो व्यक्ति नॉर्वे जैसे विकसित और सामाजिक सुरक्षा वाले देश में पैदा हुआ है, तो शायद वो योग उसे सड़क पर ना लाए। हाँ, उसे अपने साथियों की तुलना में आर्थिक संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन देश का प्रभाव उस योग की तीव्रता को कम कर देगा। समझ गए। इसी तरह काल भी महत्वपूर्ण है। आज के युग में विदेश यात्रा का योग होना
50 साल पहले के मुकाबले बहुत अलग मायने रखता है ना। हाँ बिल्कुल। और पात्र यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती ही है। सही कहा, ये फलित ज्योतिष को ज्यादा व्यवहारिक और समीनी बनाता है एक तरह से। जी चलिए अब उस भविष्यवाणी पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, 2026 क्रूर राजा का वर्ष। हाँ, ये काफी चर्चित है। स्रोत इसे सूर्य का वर्ष और अंक 1 से जुड़ा हुआ बता रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अंक ज्योतिष में अंक 1 सूर्य से जुड़ा है। और सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा। हाँ, नेतृत्व, अधिकार, नई शुरुआत, आत्मसम्मान और वो कभी-कभी अहंकार या तानाशाही का प्रतीक भी। अच्छा, तो जब अंक 1 या सूर्य का प्रभाव किसी साल पर आता है तो स्रोत के अनुसार दुनिया में नई शुरुआतें देखने को मिल सकती हैं, नए नेतृत्व का उदय हो सकता है और साथ ही सत्ता का सख्ती से इस्तेमाल भी देखने को मिल सकता है। वो क्रूर शब्द शायद इसी निर्ममता या रूथलेस रवैये की ओर इशारा कर रहा है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक पैटर्न है? स्रोत ने पिछले अंक 1 वाले सालों का जिक्र किया था शायद। हाँ बिल्कुल, स्रोत याद दिलाता है कि 1999 जिसका अंक योग 1 + 9 + 9 + 9 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1 आता है। हाँ, उस साल कारगिल युद्ध हुआ था। ओहो। फिर 2017 2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1। उस साल डोकलाम में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर था। तो स्रोत के अनुसार अंक 1 वाले वर्षों में सीमाओं पर तनाव या संघर्ष की प्रवृत्ति देखी गई है। और 2026 में युद्ध के तरीकों के बारे में भी कुछ अलग कहा गया है, मतलब सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं। जी, सूर्य नवीनता का भी प्रतीक है, नई चीजों का। अच्छा, इसलिए स्रोत ये इशारा कर रहा है कि 2026 में संघर्ष के नए रूप ज्यादा प्रमुख हो सकते हैं, जैसे साइबर हमले। हाँ, वो तो आजकल बहुत है। बिल्कुल, आज के दौर में युद्ध का एक बड़ा हथियार बन चुके हैं। फिर ड्रग तस्करी या नशीले पदार्थों के जरिए समाज को खोखला करना, आर्थिक युद्ध मतलब व्यापार और मुद्रा के जरिए दूसरे देशों को कमजोर करना, और यहाँ तक कि देशों के अंदर नागरिक अशांति या गृह युद्ध जैसी स्थितियों की आशंका भी स्रोत में जताई गई है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर संकेत लग रहे हैं। और क्या कुछ है 2026 को लेकर? स्रोत में एक और भविष्यवाणी है कि 2026 में किसी बहुत बड़े और प्रभावशाली नेता या किसी बेहद लोकप्रिय अभिनेता का पतन या दुखद अंत हो सकता है। ओह, सूर्य चूंकि सत्ता और प्रसिद्धि का कारक है, तो उसके प्रभाव वाले साल में ऐसी घटनाएं संभव मानी जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी स्पष्ट करता है। क्या? कि ये ज्योतिषीय ऊर्जाएं किसी स्विच की तरह 1 जनवरी को ऑन या ऑफ नहीं होती। अच्छा, हाँ। इनका प्रभाव धीरे धीरे बनता है और साल शुरू होने से कुछ महीने पहले ही महसूस होने लगता है और साल खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक रह सकता है। ठीक है, तो ये वैश्विक और भू राजनीतिक भविष्यवाणियां हुई। अब जरा व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं। ज्योतिष हमें खुद को समझने में कैसे मदद कर सकता है? स्रोत में राहु और धारणा, परसेप्शन पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, ये स्रोत का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। असल में राहु ज्योतिष में एक छाया ग्रह है, मतलब उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। राहु को अक्सर भ्रम, इच्छाओं, मोह, अचानक होने वाली घटनाओं और लीक से हटकर चलने वाली सोच से जोड़ा जाता है। स्रोत कहता है कि राहु हमारी धारणा यानी हम दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया हमें कैसे देखती है, इसे बहुत प्रभावित करता है। स्रोत में प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण दिया गया था राहु के प्रभाव को समझाने के लिए। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि यह स्रोत में व्यक्त ज्योतिषीय विश्लेषण है, हमारा कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। बिल्कुल, ये जरूरी है स्पष्ट करना। स्रोत में ज्योतिषी का मत है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में राहु की स्थिति ऐसी है जो उन्हें धारणा बनाने में, मतलब एक खास तरह की छवि गढ़ने में मदद करती है। अच्छा, उन्हें एक इल्यूजनिस्ट या मायावी कहा गया, जो अपनी बात या अपने व्यक्तित्व का एक खास प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं। स्रोत इसे राहु की शक्ति मानता है। धारणा कैसे काम करती है, इसके लिए वो अमिताभ बच्चन वाला किस्सा भी था शायद। हाँ, वो किस्सा भी था। वो क्या था, जरा बताइए। किस्सा कुछ ऐसा है कि अमिताभ बच्चन ने कहीं से एक साधारण सा पत्थर उठाया और उसे अपनी उंगली में अंगूठी की तरह पहन लिया। जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने उसे कोई बहुत चमत्कारी या खास पत्थर बता दिया। अच्छा। देखते ही देखते उस पत्थर की मांग बढ़ गई और लोग ऊंची कीमतों पर उसे खरीदने लगे। ये दिखाता है कि कैसे किसी चीज से जुड़ी धारणा उसकी कीमत और महत्व को बदल सकती है। स्रोत के अनुसार राहु इसी तरह की धारणाएं बनाने में माहिर है। तो क्या राहु का प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होता है या इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं? नहीं, ज्योतिष में कोई भी ग्रह पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। असल में उसका प्रभाव कुंडली में उसकी स्थिति,
उसकी राशि और अन्य ग्रहों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करता है। स्तोत्र के अनुसार राहु अगर कुंडली के कुछ खास भावों में हो, जैसे तीसरा भाव पराक्रम का, छठा शत्रु रोग प्रतिस्पर्धा, आठवां रहस्य आयु, 10वां कर्म व्यवसाय या 11वां लाभ इच्छा पूर्ति, तो वो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी थे शायद, जैसे मोदी जी के छठे भाव के राहु के बारे में कहा गया था। हाँ, स्तोत्र के अनुसार जब राहु छठे भाव में मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते या खुद ही शांत हो जाते हैं। अच्छा। उन्हें पलटकर जवाब देने की जरूरत कम पड़ती है। छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भी है, तो ऐसे लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी विजय पा सकते हैं। और एलन मस्क का उदाहरण भी था ना? जी, एलन मस्क के 11वें भाव का जिक्र था। 11वां भाव होता है लाभ का, बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का, नेटवर्क सर्कल का। हाँ। स्तोत्र के अनुसार यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को अपरंपरागत मतलब लीक से हटकर भविष्यवादी विचारों को हकीकत में बदलने की क्षमता देता है। ऐसे लोग उन क्षेत्रों में सफलता पाते हैं जहां आमतौर पर लोग जाने की सोचते भी नहीं, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन या इलेक्ट्रिक कारें। सही। राहु के साथ हमेशा केतु का जिक्र आता है। केतु का क्या प्रभाव बताया गया है स्रोत में? केतु भी एक छायाग्रह है। उसे अक्सर वैराग्य, अध्यात्म, मोक्ष, अंतर्ज्ञान और अतीत के अनुभवों से जोड़ा जाता है। अच्छा, वैराग्य। हाँ, स्रोत कहता है कि केतु हमारे पिछले जन्मों के संचित अनुभवों का प्रतीक है। कुंडली में केतु जिस भाव में बैठता है, अक्सर उस भाव से जुड़ी चीजों के प्रति व्यक्ति में एक तरह की उदासीनता या डिटैचमेंट देखी जा सकती है। जैसे ये सब देख लिया है। बिल्कुल, ऐसा महसूस हो सकता है कि ये सब तो पहले भी देख चुका हूँ, इसमें अब कुछ नया नहीं है। केतु हमें उन चीजों को देखने की क्षमता भी देता है जो स्थूल आंखों से नहीं दिखती, मतलब इंट्यूशन या अंतर्दृष्टि। तो राहु हमें दुनिया में उलझाता है और केतु उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। क्या ऐसा कुछ कह सकते हैं? मोटे तौर पे हाँ, ऐसा कह सकते हैं। राहु भौतिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का कारक है, जबकि केतु हमें भौतिकता से परे देखने और आध्यात्मिक खोज की ओर ले जा सकता है। इन दोनों का संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। सही। यही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इन सब ज्योतिषीय प्रभावों को जानकर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। शायद यहीं पर मुहूर्त और स्वर विज्ञान जैसी चीजों का महत्व आता है, जिनका जिक्र स्रोत में है। बिल्कुल, मुहूर्त का सीधा सा मतलब है किसी काम को शुरू करने के लिए शुभ समय का चुनाव करना। हाँ, ये तो सुना है। भारतीय परंपरा में लगभग हर महत्वपूर्ण काम, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना या कोई बड़ी खरीदारी, मुहूर्त देखकर करने का रिवाज है। स्रोत उदाहरण देता है अक्षय तृतीया का, जब माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। अच्छा। इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क ग्रहों की अनुकूल स्थिति है, जो उस कार्य की सफलता की संभावना बढ़ा देती है, ऐसा माना जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? देखिए, ज्योतिष को मानने वाले इसे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण और उनकी ऊर्जाओं का पृथ्वी और मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव मानते हैं। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या का समुद्र के ज्वार भाटे पर असर होता है। हाँ, होता है। वैसे ही ग्रहों की बदलती स्थितियों का असर हमारे मूड, हमारे ऊर्जा स्तर और निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। मुहूर्त विज्ञान इसी समझ पर आधारित है कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अनुकूल हों, तब शुरू किए गए काम के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। समझ गए। और स्वर विज्ञान, ये तो सुनने में और भी रहस्यमयी लगता है। श्वास का विज्ञान। हाँ, स्वर योग या स्वर विज्ञान एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमारी श्वास के पैटर्न और उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। हमारी नाक के 2 छिद्र होते हैं, बायां जिसे ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर कहते हैं, चंद्र स्वर, और दायां जिसे पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर कहते हैं, सूर्य स्वर। ठीक। ज्यादातर समय हम किसी एक नासिका से मुख्य रूप से सांस ले रहे होते हैं। कभी कभी दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार हमारे कौन से स्वर चल रहे हैं, इसका हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्रोत में इसके कुछ व्यावहारिक उपयोग भी बताए गए थे, जैसे सुबह उठकर पैर जमीन पर रखने वाला। जी, स्रोत एक सरल सुझाव देता है कि सुबह नींद से उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे जांचें कि आपकी कौन सी नासिका से सांस ज्यादा आसानी से आ जा रही है। ठीक है। अगर बाईं नासिका चंद्र स्वर चल रही है तो पहले बायां पैर जमीन पर रखें। अगर दाईं सूर्य स्वर चल रही है तो पहले दायां पैर रखें।
अरे वाह। माना जाता है कि इससे दिन की शुरुआत ज्यादा संतुलित और सकारात्मक होती है। और अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग स्वर, ये कैसे काम करता है? स्रोत के अनुसार हर स्वर की अपनी ऊर्जा होती है। बायां स्वर यानी चंद्र स्वर शीतल, शांत और ग्रहणशील माना जाता है। शांत। हाँ, दायां स्वर यानी सूर्य स्वर गर्म, ऊर्जावान और सक्रिय माना जाता है। सक्रिय। इसलिए स्रोत सलाह देता है कि अगर आप कोई शांतिपूर्ण काम करना चाहते हैं, जैसे ध्यान, पढ़ाई या कोई ऐसी चीज खरीदना जिसे आप लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आपका बायां स्वर चल रहा हो और आप बायां पैर पहले बाहर निकालें। अच्छा, और अगर किसी मीटिंग में जाना हो या अपनी बात मनवानी हो तब? उसके लिए दायां स्वर यानी सूर्य स्वर ज्यादा प्रभावी माना जाता है। हाँ। स्रोत के अनुसार अगर किसी जरूरी बातचीत, इंटरव्यू या नेगोशिएशन में जाना है जहां आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है या थोड़ा हावी होना है, तो दायां स्वर सक्रिय करके दायां पैर पहले बाहर निकालना चाहिए। अच्छा। स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वर पर महारत हासिल करके लोग असाधारण क्षमताएं जैसे वरदान या श्राप देने तक की शक्ति पा सकते थे। पर जाहिर है ये योग की बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं और आज के संदर्भ में हमें इसके व्यावहारिक पहलुओं पर ही ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये सब सुनकर, खासकर मुहूर्त और ग्रहों के प्रभाव की बातें सुनकर, वो पुराना सवाल फिर से मन में आता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, भाग्य और कर्म वाला। हाँ, कि अगर सब कुछ पहले से तय है, भाग्य में लिखा है, होगा वही जो राम रची राखा, तो फिर हमारे कर्मों का, हमारी कोशिशों का क्या मतलब रह जाता है? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक प्रश्न है और स्रोत में ज्योतिषी ने इस पर अपना नजरिया पेश किया है। उनका कहना है कि भाग्य या नियति का अस्तित्व तो है, ग्रहों की स्थितियां हमारे जीवन की मुख्य रूपरेखा तय कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। ज्योतिष एक तरह से आप समझिए मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। अच्छा, मौसम की भविष्यवाणी। हाँ। अगर आपको पता है कि बारिश होने वाली है तो आप छाता लेके निकल सकते हैं या भर पर रुकने का फैसला कर सकते हैं, है ना? हाँ, सही है। तो ज्योतिष हमें विकल्प देता है, फैसला नहीं सुनाता। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ज्योतिष हमें पैटर्न समझने में मदद करता है। पैटर्न? जी, जैसे अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली के अनुसार शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जो अक्सर चुनौतियों भरा समय माना जाता है, तो आप उस दौरान बड़े जोखिम लेने से बच सकते हैं, ज्यादा सावधानी बरत सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं। ठीक है। वहीं जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, तब आप नई शुरुआत या बड़े कदम उठाने का साहस कर सकते हैं। ये जानने में मदद करता है कि कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब थोड़ा रुक कर इंतजार करना है। लेकिन कर्म करना फिर भी जरूरी है, मतलब सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, 100%। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कर्म सर्वोपरि है। आपको पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करना ही होगा। ज्योतिष आलसी बनने की सलाह कतई नहीं देता। एक बड़ी अच्छी बात स्रोत में कही गई है, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं, न कि वो जिसकी आप सिर्फ इच्छा करते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, यानी प्रयास और संघर्ष जरूरी हैं। हाँ, ज्योतिषीय जानकारी आपको सही दिशा में सही समय पर प्रयास करने में मदद कर सकती है। स्रोत में तनाव या ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए कुछ छोटे-छोटे उपाय भी बताए गए थे ना? हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता तो बहुत आम है। स्रोत कुछ तात्कालिक उपाय सुझाता है। जैसे? एक है, जब बहुत ज्यादा विचार मन में चल रहे हों तो दोनों हथेलियों को तेजी से आपस में रगड़े जब तक वो गर्म ना हो जाएं, और फिर उन्हें अपनी आंखों पर रख लें। अच्छा। इससे थोड़ी शांति मिलती है, ऐसा कहते हैं। दूसरा उपाय है खेचरी मुद्रा का एक सरल रूप। अपनी जीभ को पीछे की ओर मोड़कर तालू के मुलायम हिस्से से लगाने की कोशिश करना। जीभ को? हाँ, माना जाता है कि इससे विचारों की गति धीमी होती है और मन शांत होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जानकारी और कुछ सरल तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। सही कहा। और आने वाले समय को देखते हुए, चाहे वो 2026 की भविष्यवाणियां हों या सामान्य जीवन की चुनौतियां, स्रोत से एक मुख्य सलाह क्या निकलती है? एक बहुत ही स्पष्ट और सशक्त सलाह है, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट होना। आत्मनिर्भर? जी, स्रोत कहता है कि निर्भरता, चाहे वो आर्थिक हो, भावनात्मक हो या किसी और तरह की, कहीं ना कहीं आपको कमजोर बनाती है और दूसरों को आप पर हावी होने का मौका देती है।
ये बात व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होती है और देशों के स्तर पर भी। क्या इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, स्वार्थी हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, ताकि आप दूसरों पर बोझ ना बने और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी कर सकें। हाँ, ये सही है। स्रोत इशारा करता है कि अब वो जमाना तेजी से बदल रहा है जब लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही नौकरी या आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहते थे। आने वाले समय में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यानी आय के कई स्रोत होना आम बात होगी और शायद जरूरी भी। अपनी स्किल्स को बढ़ाना, नई चीजें सीखना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, यही आत्मनिर्भरता की कुंजी है। ये बहुत ही प्रासंगिक सलाह है आज के दौर में। बिल्कुल। अंत में स्रोत में माता पिता के संबंध में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी। जी हाँ, ये एक बेहद सुंदर और गहरी बात है। असल में ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना जाता है पिता का और चंद्रमा को माता का। माता का ये दोनों ग्रह हमारी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से हैं। स्रोत कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, तो उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि भले ही कुंडली में कितने भी दूसरे मुश्किल योग क्यों न हो, मजबूत सूर्य जो आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, मान सम्मान देता है, और मजबूत चंद्रमा जो मन की शांति, भावनाएं, सुख देता है, जीवन की कई बाधाओं को पार करने में मदद करते हैं। वाह! ये एक तरह का नैसर्गिक कवच बना देते हैं। स्रोत गणेश जी की उस कथा का उदाहरण देता है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और उन्हें ही विजेता माना गया। हाँ, वो कथा सुनिए। ये कथा माता पिता के सर्वोच्च स्थान और उनके आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी चर्चा से कई परतें खुली। हमने देखा कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का दावा नहीं करता, बल्कि वो वैश्विक घटनाओं से लेकर हमारे व्यक्तिगत मनोविज्ञान तक को समझने का एक ढांचा पेश करता है। बिल्कुल। भाग्य और कर्म के बीच का संतुलन, राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव को समझना, मुहूर्त और स्वर विज्ञान जैसी प्राचीन तकनीकों की प्रासंगिकता, और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भरता और अपने बड़ों, खासकर माता पिता के प्रति सम्मान का महत्व, ये सब इस स्रोत से निकली महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपकरण या टूल शायद भविष्य की घटनाओं को जान लेना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि खुद को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को, अपनी प्रवृत्तियों को इतनी गहराई से समझ लेना है कि जीवन हमारे सामने जो कुछ भी लाए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हों। आत्मज्ञान ही शायद सबसे बड़ी शक्ति है। और ज्योतिष उस आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक संभावित मार्ग हो सकता है। बहुत खूब कहा। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं का भी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य अनजाना नहीं है, बस सही दिशा की जरूरत है। astromate24.com पर पाएं आपकी जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी सटीक और विश्वसनीय जानकारी। चाहे करियर हो, विवाह हो या जीवन की चुनौतियां, हम देते हैं आपको समाधान और सही मार्गदर्शन। astromate24.com, आपका भरोसेमंद ज्योतिष साथी।